बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी क्या वज़ीर आज़म है कि सिर्फ 4 अफराद के कत्ल पर ही पहले ही दिन अपने सारे काम छोड़ छाड़ मुतासरीन के साथ जा खड़े होते हैं। पहले ही दिन हाउस ऑफ कॉमन्स यानी अपनी कौमी असम्बली जा पहुंचते हैं और बगैर किसी इफ्स एंड बट्स के ना सिर्फ वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल करते हैं बल्कि उसके हल के लिए इक़दामात का ऐलान भी कर डालते हैं। जस्टिन ट्रूडो कैसे वेले वजीर आजम हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई अपनी जज्बाती तकरीर पर ही इक्तफा नहीं करते बल्कि लवाहिकीन का गम बांटने उसी जगह जा पहुंचते हैं जहां एक सफ़ेद फार्म दहशतगर्द 5 अफराद को महज इसलिए अपने ट्रक तले रोन डालता है कि वो मुसलमान थे। नाजरीन, अगर कनेडियन वजीर आजम चाहते तो अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए हमारी तरह महज ट्वीट करके काम चला सकते थे। बतौर वजीर आजम ट्विटर पर वजारत उज़्मा का हक अदा करते हुए मुतलका वजीर को मौके पर पहुंचने का हुक्म दे सकते थे। वो चाहते तो अपने तर्जुमानों को बुलाकर बता सकते थे कि तनकीद का जवाब तगड़ी तनकीद से देते हुए मामले का रुख ऑपोजिशन की तरफ कैसे मोड़ना है। जी हाँ, अगर कनेडियन वजीर आजम चाहते तो वो अपनी कौमी असम्बली से खुद गैर हाजिर होकर अपने किसी वजीर इत्तलात को टास्क सौंप सकते थे कि जाओ और पूरे मुल्क की आंखों में धूल झोंको और कमाल ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए 65 अफराद के रियासती कत्ल को सॉरी माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है 4 अफराद के कत्ल को पिछली हुकूमतों पर डालकर इंसाफी गली से बच निकलो। जस्टिन ट्रूडो चाहते तो ये सब कर सकते थे, मगर ये सब किया क्या? कनेडियन वजीर आजम ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ना कोई बहाना बनाया, ना पिछली हुकूमतों का रोना रोया, ना ही किसी माफियाज का जिक्र किया, ना ही खाली खजाने की दुहाइयां दी और एक हकीकी वजीर आजम का हक अदा करते हुए फौरन उस जगह जा पहुंचे जहां एक वजीर आजम को पहुंचना चाहिए था। जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो एन वहां पहुंचे जहां वो गमनाक वाक़या पेश आया था। जस्टिन ट्रूडो जाए हादसा पर पहुंचे और रोते बिलखते अवाम को गले लगाकर ना सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा किया बल्कि कौमी ख़जाने से मिलने वाली तनख्वाह को हलाल भी किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज का शो बहुत स्पेशल है क्योंकि 2 बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ख़ुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मेंबर, सीनियर लीडरशिप सेनेटर शहरी रहमान साहिबा से। अभी सेनेटर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, खुश आमदीद कहूँगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से जो कि सदर हैं PMLN पंजाब से। दोनों पॉलिटिकल पार्टी से उनकी पार्टीज़ का एक्सटेंसिवली मौक़िफ़ भी जानेंगे, हालात हाज़रा पर गुफ्तगू भी करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में आगे मामलात कैसे और कहाँ तक चल निकलेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ होंगी। विल बी बैक इन अ बिट। बाकायदा तौर पर अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक्सटेंसिवली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम गुफ्तगू कर रहे हैं विद द वेरी ऑनरेबल रीनाउंड नेम शहरी रहमान साहिबा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, सिटिंग सेनेटर है एंड अ ह्यूज पोर्टफोलियो शी हैज़ डेफिनेटली। एनीवे शहरी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले ज़रा इंटरनल मामला पे गुफ्तगू कर लेते हैं, आपसे कुछ रहनुमाई ले लेते हैं कि व्हाट इज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थिंकिंग एंड गोइंग अबाउट, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली जाते जाते आपसे थोड़ी सी बात इंटरनेशनल मामलात भी कि पाकिस्तान का इंटरनेशनली क्या जो मौक़िफ़ जा रहा है वो किस हद तक पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड बाय बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़ा सा कन्फ्यूजन का, या अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादा क्लैरिटी का परसेप्शन नहीं दे रही तो कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितने लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी सियासत को फॉलो कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है, दूसरी तरफ हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, हुकूमत को लताड़ रही है, और तीसरी तरफ अपनी जो बाकी ऑपोजिशन जमातें हैं उनके साथ भी सींग फंसाए बैठी है। आज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ शहरी रहमान हमें बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल हदफ है कौन? शुक्रिया बीनेश। मुझे तो हैरत हो रही है कि आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने कोई इसमें क्लैरिटी या वजाहत नहीं है हमारे मौक़िफ़ में। पहले तो देखिए, अब बार बार हमने कहा है कि हमारा हदफ कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, ना ही इशू है। हमारा हदफ वाज़ेह तौर पर और बगैर किसी अभाम के ये सिलेक्टेड सरकार है, और इसमें हमने कत्तन कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं दिखाया, ना कोई इसमें यू टर्न हुआ है, ना कोई पीछे हटा है, ना कोई इसमें मतलब अभाम की कैफियत कतन नहीं है। इट इज़ टोटली ब्लैक एंड वाइट क्लियर कि ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और
मैं समझती हूँ कि चेयरमैन बिलावल की बातें, उनका चाहे वो नेशनल असेंबली में हो, चाहे बाहर हो या स्टेटमेंट्स हो, और उनका अपना रवैया ये वाज़ेह करता है कि पीपल्स पार्टी ने इस वक्त पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर और ख़ास तौर से पार्लियामान में ऑपोजिशन का हरावल दस्ता बन के हम खड़े हैं दोनों हाउसेस में, और एक फ्रंटल हम टेक ऑन करते हैं जो भी स्ट्रेटजीज रही हैं इस तबाही सरकार को हटाने की या इनको अकाउंटेबल करने की, तो पीपल्स पार्टी की रही हैं। देखिए, बाय इलेक्शंस के हराने के हवाले से हम ही ने कहा कि इस पर आप पीछे ना हटें, हम सारे इनको टिका के मुकाबला दें और फील्ड में मुकाबला करें, जो सियासत का मकसद होता है जी, उसका एक ग्रास रूट्स प्रोसेस तो यही होता है ना। और फिर वहाँ आप पहुँचते कहाँ हैं, आप असेंबलियों में, ऐवानों में पहुँचते हैं, और वहाँ आपको अपनी जो शमूलियत है, अपनी कारकर्दगी है और अपने नंबर्स से हुकूमत पर वाज़े करना होता है आपकी क्या क़ुव्वत है और आप किस अवाम को की नुमाइंदगी कर रहे हो, उनके इश्यूज उठाना, उनके हवाले से बात करना, और जो अवाम इस वक्त तवक्को रख रही है कि आप पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी करेगी, उससे हम बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकते। और इस वक्त हरावल दस्ता पार्लियामान में और मीडिया पे बाहर इस वक्त मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी बहुत क्लियरली कर रही है और इससे पीछे नहीं हटने का कोई इस वक्त इरादा है। पॉइंट टेकन, लेकिन शहरी साहिबा हम एक दूसरे पर फायरिंग कर टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट वेस्टिंग आवर एनर्जी, जो हमारे गोल्स हैं उसी पे हैं। हाँ, बसद एहतराम, इसी से सप्लीमेंट्री दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी। हो कुछ नहीं पा रहा ना, पार्लियामान में आप जितनी भी तकरीर कर लें, बिलावल साहब जितनी चाहे मर्जी तनकीद का निशाना बना लें, क्योंकि अगेन कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि पछतावा हो रहा है, या अगर पछतावा इज़ अ हार्ड वर्ड और अ ब्लंट वर्ड, कहीं ना कहीं आप ये महसूस तो नहीं कर रहे कि मरियम वाली पीडीएम को छोड़ के वो जो शहबाज शरीफ साहब के पीछे आप लगे थे कि मे बी ही कैन मेक यू री एंटर पीडीएम, तो कुछ आप लोग को पछतावा हो रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो खुद मेरे ख्याल से ट्विटर मोड पे चले गए हैं। खैर, वो पीएमएलएन का मौक़िफ़ तो राना सना साहब से लूंगी जब आप मुझसे बात करके फारिग होंगी, तो राना सनाउल्लाह साहब से जानेंगे। लेकिन क्या आप ये पछतावा महसूस करती हैं कि पीडीएम लेड बाय मरियम वाज मोर इम्पैक्टफुल? इसलिए मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे शरी, क्योंकि विफाक के साथ आपके सींग फंसे हुए हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे ये आपके तरक्याती स्कीम्स हों। कायम अली शाह साहब भी बड़े गुस्से में हैं, उन्होंने ख़त में वज़ीर आज़म को डेफ बहरा तक लिख दिया, मुराद अली शाह साहब ने। तो हो कुछ नहीं रहा है आपसे, तो अगर ऑपोजिशन मिलकर चलती तो बेहतर ना होता कि आप बेहतर तरीके से टफ टाइम दे सकती? इन चीज़ों को ज़रा एड्रेस कीजिए। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी कि देखिए, पीडीएम तो हमने क्रिएट किया था पिछली बजट में। चेयरमैन बिलावल ने बार बार ये मुतालबा किया और फ्रैंकली किसी के पीछे हम नहीं खड़े हैं, यही मसला है। आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग किसी के पीछे या फलां वाज लेड। नो, पीडीएम वाज नॉट लेड बाय एनी पार्टी। यही रवैया और यही कंफ्यूजन है जिसकी वजह से वो आज तोड़ फोड़ का शिकार है पीडीएम। और मैं पीडीएम पर कोई तनकीद नहीं करती। ऑपोजिशन को एक पेज पे लाने का फैसला भी और बेड़ा भी हम ही ने उठाया था। बहुत महीने हम इंतजार करते रहे कि दूसरी पार्टीज रेडी हो जाएं। अब मैं उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। यू मे वांट टू से सो एंड सो लेट पीडीएम, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट द केस। और अगर उनको ये गालता था कि दे लेट द पीडीएम, देन वी लेट देम नो कि जी हमें आप इस तरह यू कांट, दीवार से नहीं लगा सकते। और मुझे नहीं पता पछतावा किसको हो रहा है। मैंने तो अंदर से जितने हमारी मुलाकातें रहती हैं, सियासत में तो सब बातचीत करते हैं एक दूसरे से, और बहुत सारी जमातें, स्पेशली छोटी जमातें, जो कहती हैं भाई आप लोग चले गए तो कोई एक सेन हमारी स्ट्रेटजी नहीं नजर आती, क्योंकि स्ट्रेटजी ही फ्रंटलाइन पीपल्स पार्टी की थी ना। बाय इलेक्शन लड़े, सेनेट में लड़े, या इमरान खान की कंस्टिट्यूंसी जो नेशनल असेंबली है, उधर आप उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बराबर एक हराएं सेनेट इलेक्शन में। तो ये तो सारी चीजें पीपल्स पार्टी की थी। फिर हमें एकदम एक बजाय इसके कहना कि आपकी स्ट्रेटजी से हमें फायदा हुआ है ज्वाइंट पार्लियामेंट को, जो अपोजिशन को, जिसमें कोई नहीं कह सकता नहीं हुआ है, तो उन्होंने सडनली एकदम कह दिया कि अब इस्तीफे देने हैं। तो अब ये कौन सा वक्त है इस्तीफे देने का? इस्तीफे तो तब दिए जाते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तब तो ऑप्शन भरे हुए हैं और वो पार्लियामान के अंदर है। बीनेश, वो है पंजाब में, जहाँ बुजदार हुकूमत तो बिल्कुल कच्चे धागे से लटकी हुई है। और मरियम बीबी
अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत भी अता करे। हमने बहुत साथ काम भी किया है। मैं किसी पर तनकीद के निश्तर नहीं बरसाऊंगी। उनकी पार्टी हमारे साथ काम करती है पार्लियामान में, और हम किसी के पीछे नहीं लगे हुए जी। पार्लियामान में हमने मौसर किरदार अदा करना है। यही वजह है दैट वी हैव बैक्ड ऑफ। यू कांट टेल अस कि आज आप इस्तीफा दे दें और फिर सारे खड़े हो जाएं कि हमने देना नहीं है। प्लीज, हम इतने तो आप मत हमें, ठीक है वफादारी हमने दिखाई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे कंधे पे हर गोली चला दें, हर तोप रख दें। ऐसे नहीं होता। आपने तो बल्कि कह दिया कि हम चाहते हैं कि हुकूमत अपना टाइम पूरा करे, तो ये बयान मेरा तो नहीं है, हम तो नहीं चाहते ऐसा हो। देखिए, बातें तो सबकी निकलती हैं, दिस इज नॉट द पॉइंट। और हमारे ना में टाइम वेस्ट करते ओपिनियन पे, ना हमारा हदफ है। जिसने हमारे साथ कोऑपरेट करना है इश्यूज पे और इस हुकूमत को हिला के रख छोड़ना है, जो पार्लियामान में होता है, आईनी और जमहूरी तरीका पार्लियामान से ही, रास्ता पार्लियामान से ही, पार्लियामान से बाहर नहीं होता। आप चाहे जितनी लॉन्ग मार्चेस कर लें, जैसे की। और जब आई एम सॉरी, जब पीटीआई भी 126 दिन लेके कठेरे में डी चौक में खड़ी थी, उससे नवाज शरीफ गिरे नहीं, वो तो गिरे अपने अदालत से। तो आप आईनी फोरम भी जाते हैं, आपको ये मैसेज पता होना चाहिए। I mean, I don't want to say, मैं अंदर की बात नहीं करना चाहती, this is not my style, लेकिन I think so, you have said it enough. You have said it enough and it is pretty clear about it. कि आपने काफ़ी बात कर दी। लेकिन चल शरी, आप हुकूमत के ऊपर काफ़ी तनकीद कर सकती हैं, इनकी पॉलिसीज़ पर, इनकी गवर्नेंस पर। हम भी कर रहे हैं, 3 दिनों से ये ट्रेन का हादसा हुआ है, तनकीद दर तनकीद में बैक टू बैक खुद बहुत बैशिंग वाले शोज़ कर रही हूँ। हम इनकी गवर्नेंस पर तनकीद कर सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एक बात, हैविंग अ बिग हार्ट एंड ओपन हार्ट, शरी आप तारीफ़ करेंगी इमरान खान साहब की और उनको मुबारकबाद भी देंगी कि जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका को मना किया कि भाई हम अपनी सरजमीन आपको फौजी अड्डों के लिए नहीं दे रहे, जिस तरह से इमरान खान ने CIA से मिलने से मना किया। आप तो इस चीज़ की सेंसिटिविटी समझती हैं, तो बड़ा दिल करते हुए तारीफ़ करेंगे इमरान खान साहब की? नहीं, देखिए, शायद मुझे नहीं पता कि उन्होंने मिलने से मना किया। ये तो जब ये पार्लियामान की या तो किसी कमेटी या फोरम में वाज़ेह करेंगे तो हमें तो सुनी सुनाई और सॉरी टू से, लेकिन खुफिया मीटिंग्स का हवाला बाहर के अखबारों से हुआ है, आपको भी और मुझे भी। तो ये तरीका नहीं है। मैं कतई मुबारकबाद नहीं दूंगी। मैं उस पार्टी से हूँ जिसने आंखों में आग डाल के अमेरिका के बेसिस बंद किए और पार्लियामान को पूरा इस्तेमाल करके बेसिस बंद किए और 6 महीने बातचीत बंद रखी अमेरिका से। वी हैड नो, जब मैं एम्बेसडर गई थी, वी हैड नो, हमने इस तरह ना सिर्फ जीलॉक्स बंद कर दिए थे, तो यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। वो आते हैं यहाँ, किसी को पता नहीं, वो खुफिया मीटिंग्स हो जाती हैं, अपने लेवल पे भी हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसकी बात भी नहीं करते। व्हाट आर यू सेइंग? दिस इज अ बिग ब्रीच ऑफ पाकिस्तान ट्रस्ट। देखिए, फौज का काम नहीं है या ISI का काम नहीं है कि वो एतमाद मिले। ये हुकूमत और गवर्नमेंट का होता है। जब हमारे ज्वाइंट सेशंस होते थे, चाहे वो टेररिज्म पे हो, और हम 4-4 घंटे मिलिट्री देती थी अपनी, आपको याद है जो मैरियट बॉम्बिंग के बाद हुआ, उसमें मिलिट्री ने 4 घंटे अपनी ब्रीफिंग दी, 4 घंटे हमने भी दी, क्योंकि हमने बाद में की और हमने कहा ये फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। इधर तो बिल्कुल ही अजीब और गरीब हिसाब है। ऐसा लगता है आउटसोर्स कर दिया गया है और फिर हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं हमें खारजा पॉलिसी, हमें तो नहीं पता। और आप स्टेटमेंट्स ऊपर देते जाए और नीचे कुछ और होता जाए, और आप कहें कि भाई आई एम, जिसे कहते हैं आई डोंट नो, यानी कि मुझे पता ही नहीं था। ऐसे तो नहीं होता। और बयानबाजी से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाई जाती। आपको अमली तौर पर एक तरफ आप इकदाम क्या ले रहे हैं? आपने कहा है मसलन कि हम बेसिस भी रखेंगे, बहुत अच्छी बात है, वो बेसिस हमने बंद किए थे, लेकिन आप फिर कह रहे हैं कि हमने 2001 के एग्रीमेंट को लेके चलना है ऑन ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ मुझे पता है कि वो जो 2001 का एग्रीमेंट था वो तो बहुत ही आई मीन वो ना सिर्फ हो गया था, बल्कि उसमें बहुत सारी ऐसी लकूनास थी और दरवाजे खुले थे उसमें दूसरी कुव्वतों को आने के, आपकी सॉवरेनिटी को तहस-नहस करने के, जिसकी वजह से वो बेसिस खुले ना, जिसकी वजह से वो ऑपरेशंस हुए, जिसकी वजह से ड्रोन फ्लाइट्स आपके सरजमीन को इस्तेमाल करती हुई चली गई, वो बेसिस और वो 2001 का अग्रीमेंट है, वो तो बहुत खौफनाक अग्रीमेंट है। तो ये क्या बात होती है? आप 2013 वाला अग्रीमेंट इस्तेमाल करें ना, 2012 वाला करें।
जो 2012 वाला करें, जिसमें आपको वाज़े तौर पर पार्लियामान ने मैंडेट दिया, सब कुछ सामने रखा गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने। ये सारी कमेटियां अब बिल्कुल खत्म हो गई हैं, ये फाल भी नहीं है, तो मैं किस बात का कॉम्प्लीमेंट दूंगी? आई बी सेइंग कि आप क्या कर रहे हैं? आपने वैसे भी कर्जे ले लेके गिरवी कर दिया है पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल। कर्जे हमेशा भी लेते थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेते थे। डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत सी कौमें करती हैं, लेकिन इस वक्त जो इन्होंने हाल किया है, सूरत हाल किया है, वो एक ऐसी नहज पर ले गए कि जितने फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ये लाएं, उसके हाथ में तो कशकोल ही रहेगा और उसको बढ़ता चला जाएगा। और ऐसा ना हो कि कोई आप ही के लाए हैं सारे वो नहीं, लेकिन देखिए लाया जो मैं भी, कोई भी वजीर होता है वो एक मंशूर और पॉलिसी के तहत चलता है। यहाँ ना कोई मंशूर है ना कोई पॉलिसी है, बस टोला है लोगों का जो आके अपना अपना काम करता है और अपनी अपनी वो मंशा चलाता है। किसी की अच्छी होती है, किसी की बेहतर होती है, किसी की डिजास्टर्स होती है। इस तरह तो नहीं होता ना। अगर पार्टियां और हुकूमतें और काबीना बैठी हों एक नजरिए और मंशूर के साथ कि हमारा तो ये वादे हैं और हम इससे हट नहीं सकते, तो फिर आपको पता होता है जो भी आपके वज़रा हैं, चाहे अलायंस के हों या किसी के भी हों, उनको आप एक लाइन देते हैं, क्लैरिटी देते हैं कि जी इस लाइन में आपने चलना है और ये बॉर्डर्स हैं, ये रेड लाइंस हैं जो आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो सुर्ख लकीर तो यहाँ कोई है नहीं ना, चाहे वो खारजा पॉलिसी हो या फाइनेंशियल इक्तिसादी अमूर हो। हमें किसी को कुछ पता नहीं होता है। नए जो फाइनेंस मिनिस्टर आए वो कहते हैं पुराने गलत थे, उससे पहले आए थे वो कहते हैं दूसरे गलत थे। 3 साल तो इसी घूमगू की कैफियत में गुजर गए और ऐसी सूरत हाल बनती है कि इदारे तबाह हो चुके हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पीआईए हो, चाहे वो एफडीआर हो, कुछ भी हो ना। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा, सेनेटर, अपना वक्त देने के लिए। भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा तो यही कह रही हैं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन हमारा सवाल यही है कि ऐसे आखिर कब तक चलेगा। उनके वक्त के लिए शुक्रिया। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब फ्रॉम PMLN, अगेन हाउस होल्ड नेम, हमारे साथ बने होंगे। उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किए गए सवालों के जवाब भी मांगेंगे। PMLN में क्या चल रहा है, जो कन्फ्यूजन उनकी पार्टी में क्रिएट हुई है, उसको भी आज के प्रोग्राम में दूर करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ लाइव एक्सक्लूसिवली। अब हम इन कॉन्वर्सेशन होंगे राना सनाउल्लाह खान साहब के साथ, जो कि सदर है मुस्लिम लीग नून पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने के लिए। अभी आपसे थोड़ी देर पहले, बल्कि ब्रेक लंबी भी इसी वजह से हो गई कि शहरी रहमान साहिबा के साथ गुफ्तगू हमारी जारी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़रा PDM के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। आपके सामने कुछ उनकी भी बातें रखूँगी, जवाब जानूँगी। यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि आज मरियम बीबी जब अदालत से बाहर आई तो सहाफ़ी, आपको पता है हमारे जैसे एम्बिशियस लोग पूछ लेते हैं, माइक आगे कर लेते हैं। उन्होंने कहा भाई पीपल्स पार्टी के बारे में बात ना करें, कोई और सवाल करें। और साथ ही साथ जब इस्तीफ़ों की बात आई तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस्तीफ़े तो सबने इकट्ठे देने थे, हमने तो इसलिए नहीं दिया कि अगर हम खाली PMLN देती तो फ़ायदा ना होता। तो सर पीपल्स पार्टी से मुकाबला भी नहीं है, पीपल्स पार्टी ने PDM को नाकाम भी कर दिया, क्योंकि उसके बगैर PDM में कोई जान नज़र नहीं आ रही है, एक रबर स्टैम्प बन के रह गई है। सर एक ही जगह पर 2 बयानात मरियम नवाज़ के, PMLN के, कुछ ज़रा वजाहत करेंगे कि चल क्या रहा आपकी पार्टी में? देखिए, जहाँ तक आपने ये बात की है कि पीपल्स पार्टी या ANP के अलहदा होने के बाद PDM में जान रही, तो उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी इस राय को कायम करने में थोड़ा सा हमें जो है वो मौका दें। जब ये बजट सेशन के बाद इंशाअल्लाह ताला PDM जो है वो अवामी राब्ता शुरू करेगी, तो आपको सवात में ही और उसके बाद कराची में और फिर इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त को इस्लामाबाद में जो नज़र आएगा, उसके बाद आपकी ये राय तब्दील हो जाएगी कि PDM जो है वो कमज़ोर हुई है या PDM की अवामी क़ुव्वत में जो है वो कमी हुई है, बल्कि आप महसूस करेंगी कि उसमें इजाफ़ा हुआ है। और PMLN जो है वो राना साहब मैं पहले ही कह देती हूँ से जो है वो हिस्सा लेगी। राना साहब मैं पहले ही कह देती हूँ, जो जलसे हैं वो बहुत तगड़े होंगे, बहुत जानदार होंगे, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, लाइव कह रही हूँ। लेकिन सर हासिल क्या होगा उन कामयाब जलसों से? देखिए, आपके इल्म में है कि इससे पहले जो पिछला कोई तकरीबन 8 माह का अरसा गुजरा है, जिसमें जलसे थे और रैलीज़ थी। मैं दूसरे सूबों की
बात भी ऐसी ही है जैसी मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन पंजाब में हमने आवाम की जो अवामी राय जिसे कहते हैं, हमने उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अपने साथ उसको अटैच किया है। अवामी राय जो है, हमारा मौक़िफ़ जो है वो लोग ज़्यादा समझे हैं, और यही वजह है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वो सब के सब जो है वो हमने जीते हैं, और बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीते हैं। और आप मुझे बताएं कि जो सिटिंग गवर्नमेंट सूबे में भी हो, मरकज़ में भी हो, वो ज़िमनी इलेक्शन अगर हार जाए तो अगर जनरल इलेक्शन में तो वो लोग जो है वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे। तो ये सारा कुछ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? सिर्फ इस वजह से हुआ कि हमने अपने मौक़िफ़ को लोगों के सामने रखा। जलसों में, रैलीज़ में लोगों ने हमारी बात को सुना और हमारी बात से जो है वो इत्तफाक किया। तो इससे जो है वो एक अपोजिशन का जब मौक़िफ़ जो है वो अवामी जो है वो पजीराई हासिल करता है तो हुकूमतें कमज़ोर होती हैं। बाकी आप जमहूरियत में हम ये तो नहीं करने वाले कि हम गिराओ जलाओ शुरू कर दें या हम बंदूक उठा लें। हमारा तो नारा है कि वोट को इज़्ज़त दो। तो इससे मुराद ये है कि हम इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। हम यहाँ पे कोई अनारकी पैदा करने नहीं जा रहे, और ना ही हम कोई कंटेनर पे चढ़ने जा रहे हैं, और ना ही हम कोई गिराओ जलाओ करने जा रहे हैं। हम एक जमहूरी तरीके से जो है वो एक फ्री फेयर इलेक्शन के ज़रिए से इस मुल्क को इन बहरानों से जिनमें ये फंसा हुआ है और अदम सियासी इस्तेहकाम का शिकार है पिछले 73 साल से, तो हम इसे सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जिससे ही जो है वो इस मुल्क की जो है वो खुशहाली होगी और ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा। सियासी इस्तेहकाम के अलावा हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये मुल्क जो है ये आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता। पॉइंट आ गया। लेकिन सर हुकूमत की पोजीशन जरा थोड़ी चेंज हो गई है ना। जिस टाइम पर पीडीएम उठी थी, जिस टाइम पर आपने जलसे किए थे, आज भी जो आप बात कर रहे हैं बड़ी जो है वो समझदारी वाली बात कर रहे हैं। लेकिन सर हुकूमत की पोजीशन ये है कि पहले इमरान खान कमज़ोर थे जब आप पीडीएम के लिए निकले, वो करते करते आगे इमरान खान साहब अब मजबूत हो गए, इसलिए क्योंकि जो मुल्क है वो तो तरक्की की राह पर गामजन हो गया है। जीडीपी पता नहीं कितने कितने नंबर तक पहुँच गई है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मुझे इतना पता है कि जी खान साहब ने कह दिया कि जी मुल्क अब तरक्की की राह पर गामजन है। तो जब आप कमजोर इमरान खान को नहीं निकाल पाए सारे मिलके, तो फिर कमजोर इमरान खान से कैसे छुटकारा हासिल करेगी अकेली पीएमएलएन? 2023 में कैसे आप छुटकारा हासिल करेंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अगले जो टेन्योर है उसके अंदर भी वो वजीर आजम बनने का सोच रहे हैं खान साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है कि रैलीज़ और जलसों के मरहले के बाद अगर पीडीएम जो है ये लॉन्ग मार्च करती और लॉन्ग मार्च के नतीजे में पूरी अपोजिशन, सिर्फ तकसीम अपोजिशन नहीं, तकसीम अपोजिशन से कुछ फ़र्क ना पड़ता, पूरी अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट से बाहर आ जाती, तो हम पूरे यकीन से कहते हैं कि इस वक्त हम इलेक्शन में होते और इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन होता, और फ्री फेयर इलेक्शन ही इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकता है। ठीक, अब ये नहीं हो सका, और इसलिए नहीं हो सका कि इस्तीफ़ों के ऊपर अपोजिशन जो है वो तकसीम हो गई। तो अब ये कहना कि हुकूमत जो है वो तकड़ी होगी, हुकूमत किस बात से तकड़ी हो गई है? हुकूमत अगर अपोजिशन जो है वो इस्तीफ़ों पे मुतफिक नहीं हो सकी तो ये क्या हुकूमत की कारकर्दगी है, या हुकूमत ने इस तरह से जो है सिर्फ यही मसला था? हुकूमत के मसाइल जो हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो महंगाई है, वो तो माफियाज़ की लूट मार है, वो तो उनके वो वादे हैं कि जो उन्होंने 100 दिन पहले किए थे, जिसमें उन्होंने तमाम कर्जे भी जो है वो अदा कर दिए थे, जिसमें डॉलरों की बारिश जो है वो हो गई थी, जिसमें क्योंकि ईमानदार लोग बैठ गए थे तो पहले साल ही टैक्स जो कलेक्शन है वो 8,000 पे पहुंच जानी थी। तो हुकूमत का फेलियर तो वो है, और वो फेलियर जो है वो आज भी है। मैं दावे से कहता हूँ कि ये बजट डॉक्यूमेंट ले आए, वो एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट होगा, उसमें ये फज फिगर्स दे के लोगों को झांसा देने की, लोगों को धोखा देने की कोशिश करेंगे। हम उसको इंशाअल्लाह ताला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस विद आवर वॉइस, हम कोई वहाँ पे कोई जो है वो गोली नहीं चलाएंगे, हम वहाँ पे अपनी जो है वो तकारीर से
हम अपनी वॉइस को बुलंद करके हम इनके उस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल फीती फीती करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे और लोगों के सामने जो है वो उसको लाएंगे। और लोगों की नज़र में जब ये कमज़ोर होंगे तो यही हुकूमत का कमज़ोर होना होता है। बाकी हमारी कोशिश है कि फ्री इलेक्शन जो है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें जल्द अज जल्द हासिल हो जाए। लेकिन राणा साहब, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स में तो आ नहीं रहे हैं, इलेक्शन से फरार नहीं हो सकता। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर आप आ नहीं रहे हैं, तो फिर अगला इलेक्शन क्या गारंटी है कि फ्री एंड फेयर होगा? क्या किसी ने आपको कोई गारंटी दी है, किसी ने कोई बातचीत की है कि भाई अगली बारी बिल्कुल हर चीज सेट हो जानी है? हम उसी बात पे हैं, हम बिल्कुल अपने नुक्ता नज़र में और अपनी सोच में हम बिल्कुल क्लियर हैं। ये लोगों को नज़र आ रहा है कि हम बहुत क्लियर हैं। हमें पता है कि इलेक्शन कैसे रिग होता है, कैसे रिग हुआ, इलेक्शन में धांधली किस तरह से होती है, कौन करता है, क्यों कर होती है। हम वहीं पे फोकस हैं और वहीं पे हम ये बात कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो रिड्रेस होनी चाहिए। हाँ, हमारे अंदर ये बात मौजूद है कि हम में से कुछ हमारे कायदीन का या हमारे लोगों का ये ख्याल है कि ये मंजिल जो है ये डायलॉग के ज़रिए से हासिल हो सकती है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें अवामी राय को जो है वो मुत्तफ़िक करना चाहिए, अवामी राय को उभारना चाहिए, अवामी राय को जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो आगाह करना चाहिए, मुत्तफ़िक करना चाहिए। तो इससे ये मंजिल हासिल हो सकती है। बाकी हमारी मंजिल एक फ्री फेयर इलेक्शन ही है, वो थ्रू डायलॉग हो या थ्रू अवामी राय के प्रेशर से हो, हम उसको इंशाअल्लाह ताला हासिल करेंगे। और अब 2018 की तरह इलेक्शन रिग करना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। थ्रू डायलॉग आपने कहा, डायलॉग किससे सर? अवामी राय का तो समझ में आ गया, डायलॉग किससे करना है? जी, डायलॉग जो लोग अवामी राय को जो है वो यानी तस्लीम करने की बजाय उसको तब्दील करते हैं, जो वोट को एहतराम और इज़्ज़त देने की बजाय उसके रिज़ल्ट को तब्दील करते हैं। हाँ। जो 2018 में हुआ, जो आगे लोगों को गर्दन से पकड़ते हैं, उसे कहते हैं ये पार्टी छोड़ो, फलां पार्टी में शामिल हो जाओ। तो मामला ये है कि धांधली या रिगिंग तो वो जो है, धांधली करते हैं आप लोग उनसे डायलॉग करने के लिए तैयार हैं? आप नहीं, देखें, हम डायलॉग से मुराद ये है कि हमारी मंजिल, हमारा मकसद जो है वो एक जमहूरी और एक आईनी मकसद है जो इस मुल्क की बेहतरीन मुफाद में है। ठीक। और उसके ऊपर जो है वो हम अवामी राय को भी जो है वो हम इस बात के ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि बाकी अदारे भी और बाकी अपोजिशन जमातें भी, सारे लोग जो हैं इस बात के ऊपर हों, जो वो एक ग्रेटर डायलॉग की बात होती है। आप मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान पे तो बात हो सकती है, अफ़गानिस्तान के हालात के ऊपर तो बात हो सकती है, तो भाई जो तुम्हारे घर की खराबी है, जिसकी वजह से ये मुल्क 72-73 साल से दायरों में सफ़र कर रहा है, इसके ऊपर क्यों नहीं बात हो सकती? तो राणा साहब, ये जो डायलॉग होगा होनी चाहिए, ये जो नहीं राणा साहब एक मिनट, ये जो डायलॉग होगा जो आप करने की कोशिश भी कर रहे हैं और जो आगे फ्यूचर में होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सर उसमें गारंटर कौन होगा? क्योंकि ये ना हो कि इलेक्शन में जाके फिर वो लोग मुकर जाएं और फिर आप कहें कि भाई हमारे साथ तो फिर हैंड हो गया है। तो गारंटर भी होगा कोई कि नहीं? अगर होगा तो हमें बता दें कि कौन होगा। देखें, अगर आप मेरी बात करें तो मैंने आपको दो तरह की सोच की बात बताई है और सोच की मंजिल एक की बात की है कि हमारी मंजिल एक ही है, हमारा नुक्ता नज़र एक ही है। कोई मत ये समझे कि हम जो है वो हमारी मंजिल या हमारा मकसद जो है वो मुख्तलिफ है। बाकी जहाँ तक रही बात गारंटी की, तो मैं तो समझता हूँ कि गारंटी जो है वो अवामी प्रेशर ही है। इस मुल्क के अवाम जब इस बात के ऊपर जो है वो पूरी तरह से पहरेदार हो जाएंगे कि हमने अपने वोट को जो है वो चुराने नहीं देना, उसके रिज़ल्ट को तब्दील नहीं करने देना। तो ये डस्का में अभी मेरा ख्याल है कोई 1 महीना हुआ है, तो ये बात आपने देखी भी है।
तो अगर ये ऐसा हो जाएगा तो मेरी समझ के मुताबिक तो इससे बड़ी गारंटी कोई नहीं है, और इसके अलावा कोई और गारंटी है भी नहीं। राना साहब, आखिरी सवाल और मुख्तसर जवाब इसका चाहूंगी, बिकॉज प्रोग्राम क्लोज करना है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है, हम सबको पता है, आप भी हमें बताते हैं, ऑपोजिशन भी बताती है, हुकूमत खुद आके हमें बताती है। क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों एक पेज पर हैं सर? मैं आपके मुंह से इसका जवाब सुनना चाहूंगी। 100% जो मैंने बात की है ना, क्या मियाँ शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन हो? वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में जो है वो आइन की पासदारी हो। तो मियाँ नवाज शरीफ क्या चाहते हैं? मियाँ नवाज शरीफ यही चाहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ का इसके अलावा तो कभी उन्होंने कोई किसी और बात का मुतालबा ही नहीं किया उन्होंने। वो ठीक है कि जब आदमी बात करता है तो बात करने का हर एक आदमी का एक अपना तरीक़ाकार है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने भी तो हमेशा बात ही की है। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह खान साहब, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब हमारे साथ बने हुए थे। मंजिल एक है, मकसद एक है, तरीका अलग अलग ज़रूर हो सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में शरीर रहमान साहब ने ज्वाइन किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मंडे को फ्रेश शो लेकर हाजिर होते हैं। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।